नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी और आज आप लोगों को जो एकांकी पढ़ाने जा रही हूँ वो है तौलिए। उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा रचित तौलिए एकांकी जो है वो उसके जो मुख्य पात्र हैं उसमें बसंत, मधु, सुरो, चिंती और मंगला है। तो स्थान जो है वो नई दिल्ली का है। निर्देशन हो रहा है कि पर्दा बसंत के ड्राइंग रूम में उठाता है, यानी बसंत एक पात्र है जिसके ड्राइंग रूम में पर्दा उठाता है। ड्राइंग रूम ना तो बहुत बड़ा है, ना छोटा, ना सामान से अधिक भरा है, ना बिल्कुल खाली। बसंत एक फर्म में मैनेजर है। 250 वेतन पाता है। दिल्ली में 250 से अधिक महत्व नहीं रखते, पर वह फर्म का मैनेजर है, इसलिए कमरा सजा है और दरवाजे पर पर्दे लगे हैं। दाई दीवार के साथ मेज लगी है, उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन भी रखा है। पूरा वातावरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है एकांकी में। मेज के इधर एक दरवाजा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। उस पर सजावट की चीज़ें रखी हुई हैं, वैसे भी मध्यवर्गीय घरों में होती हैं, लेकिन ये बिखरी नहीं है, करीने से लगी हुई हैं। 2 पीतल के फूलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसके मेजपोश का डिज़ाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता चलता है। चीज़ों को देखकर, वस्तुओं को देखकर व्यक्ति के रंग ढंग का पता चलता है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर कैलेंडर ऐसे लटक रहा है कि मेज पर बैठे व्यक्ति के ऐन सामने पड़े। कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि 1943 के नवंबर का महीना है और अंगीठी के बराबर सामने की दीवार में एक दरवाज़ा है जो रसोई घर को जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेत के कोंच का सेट है। उसके आगे एक तिपाई पड़ी है। सेट की गद्दियाँ सुंदर सुरुचिपूर्ण है। तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। सामने दीवार की बाईं ओर सोफा सेट से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नान घर को जाता है। तो पूरा नाटक होने से पहले जो पृष्ठभूमि होनी चाहिए, जो बैकग्राउंड होना चाहिए, उसी का भी वर्णन चल रहा है। और बैकग्राउंड देखिए, अभी मैं बैकग्राउंड ही पढ़ रही हूँ आप लोगों के सामने बेटा आप लोगों के पुस्तक रखी भी है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी है, जिसमें बसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले सकते हैं। इसके ऊपर खूंटियों का पर तौलिए टंगे हैं। अब देखिए, जैसे कि एकांकी का शीर्षक क्या है, तौलिए। मेज के दोनों ओर 1-2 कुर्सियां पड़ी हैं। बाईं दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर को जाता है। पर्दा उठते समय हम बसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए के मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। तो देखिए, इन दोनों पति पत्नी की स्थिति का वर्णन एकांकीकार के द्वारा कर लिया गया है कि एक बैठ के हजामत बना रहा है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। दूसरी मधु जो है वो रसोई से स्वेटर बुनती हुई आती है। अब दोनों में संवाद शुरू होगा और एकांकी आगे की ओर गतिशील होगा। तो देखिए, मधु का आगमन होता है। अभी तक निर्देशन दिया गया है एकांकी की पूरी पृष्ठभूमि, कैसे कैसे हमें एकांकी को यदि रंगमंच में अभिनीत करना है तो उसको कैसे दिखाना है, कैसे उसका अभिनय करना है, कौन कौन वस्तुएं जो हैं रंग संकेत के रूप में दिखलाई दे रही हैं, सारी पृष्ठभूमि के रूप में इसमें वर्णन किया जा चुका है। मधु, या फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया? मैं कहती हूँ आप। बसंत मुँह पोंछते कहकर, ओ ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही रहता। बात यह हंसता है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत। मधु चिढ़ जाती है। ये देखिए, सब अभिनय के प्रकार हैं। चिढ़कर और हजामत के तौलिए जैसे हैं
जी जरा आंख खोल कर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं। बीसियों तो धारियां पड़ी हुई हैं इनमें, और मदन के कितने सादे और बसंत, लेकिन रोएदार तो मधु व्यंग से दोनों हैं। जी आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है, मैं कहती हूँ। बसंत मुंह पोंछते पोंछते, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो। कहाँ है? मुझे दिखाई ही नहीं दिया। मधु, खूंटी पर टंगा हुआ तौलिया उतार कर, यह तो टंगा है सामने, फिर भी। बसंत, मैंने ऐनक उतार रखी हो, ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। खिखियानी हंसी हंसकर। मधु जी, आपकी दुनिया जाने आप किसी दुनिया में रहते हो। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फुलाकर धन से कोच में धंस जाती है, धम से, और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। बसंत हजामत का सामान रखता है, फिर अचानक उसकी ओर देखकर, बसंत, यह तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो गई हो। मधु व्यंग से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं। बसंत, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। मधु उसी तरह हंसकर, मैं कब कहती हूँ। बसंत, सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारी अपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समझ भावनाएं तुम्हारी आकृति का प्रतिबिंब हो जाती हैं। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती हैं, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था मैंने, अपने सब पत्ते। तो देखो यहाँ पर बसंत और मधु दोनों पति पत्नी के बीच में एक टकराहट हो रही है, और उस टकराहट में बसंत जो है मधु के सामने कह रहा है कि मैं अपने कोई भी भावों को तुमसे नहीं छिपाता हूँ, मैं एक खुली हुई किताब हूँ। निश्चित रूप से तुम छोटी छोटी बातों में जो क्रोध कर लेती हो, तुम्हारे यह क्रोध की मुद्राएं जो है प्रतिबिंब के रूप में तुम्हारे चेहरे में मुझे दिखाई देती हैं। तुम्हें मेरी आदतें यदि अच्छी नहीं लगती हैं तो मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए अंधेरे में नहीं रखा था, अपने विषय में सब कुछ बता दिया। मधु मेज पर रख दिए थे, उसी तरह व्यंग से उसका, मैं कब इनकार करती हूँ। तुम्हारी हंसी कितनी विशाली है, इस तरह विष गोल गोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। बसंत जो है मधु को कहता है कि तुम बार बार व्यंग कर रही हो और हंस रही हो। मधु चुप रहती है। बसंत, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। मधु हंसती, इसमें क्या संदेह है, मुझे गंदगी पसंद नहीं। मधु सिर्फ हंसती है। पर मैं तुम्हारी तरह एरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला, मुझे नज़ाकतें नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था, हम 6 भाई उसे काम में लेते थे। अब देखिए बसंत अपने जीवन की सच्चाई को उजागर कर रहा है मधु के सामने कि हम इतने एलीट क्लास में नहीं जन्मे, हम इतने अभिजात वर्ग में हम लोगों ने जन्म नहीं लिया। हम बहुत सारे भाई बहन थे, 6 भाई बहनों का हमारा घर था, एक तौलिया था, और उस तौलिए का उपयोग हम सब भाई बहन किया करते थे। तो मधु कहती है, आप मुझे एरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपवास करते हैं। मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हों। बसंत, 10 और किस तरह होते हैं? नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, फिर तुम्हारे और मदन के। मधु पहलू बदल कर, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है? जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों ना 10-10 तौलिए रखें। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य ना रहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए ना सही, खादी के अंगोछे सही, कोई पुरानी धुरानी पर उजली चादर या धोती के टुकड़े सही, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पोंछा, उसे किस प्रकार कोई अपना शरीर पोंछ सकता है? तो बसंत और मधु दोनों में आपस में बड़ी तकरार चल रही है। वो कहता है, मैं कहता हूँ 6 भाई
एक ही तौलिए से बदन पोंछ लेते थे। लेकिन बीमारी मधु, क्योंकि संक्रमण का भी बहुत डर रहता है। हम में से किसी को अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई, लेकिन स्किन की बीमारी, बसंत तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं। और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता, रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं, तब चूहा शहंशाह की बात जानती हो? चूहा शहंशाह, शिकार करने के विचार से सब अफसर चूहा शहंशाह गए। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बैरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास ना आए, क्योंकि जोहड़ का पानी मैला चीकट था। ऐसी कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में ना हो। चूहा शहंशाह के जाट, हष्ट पुष्ट और लंबे तगड़े, ये तो सहन शक्ति की बात है। किसके शरीर का सिस्टम किस प्रकार से है, इसकी चर्चा कर रहा है बसंत। मधु, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? हंसती बसंत, तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो, लेकिन तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसने रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु, रोग की मदद करने वाले श्वेत कीटाणु से कहीं अधिक संख्या में। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं, और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है। बीमारी का मुकाबला इन नज़ाकतों और नसाफतों के नहीं होता, बल्कि शरीर की ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिरोध भी कर सके। मतलब उन लोगों की खुराक में इतने विटामिन तत्व मौजूद थे कि उनका कुछ नहीं हो पाया। मधु, मैंने चूहा शहंशाह की बात सुन ली। मैले तौलिए से शरीर में लाल कीड़े फैले या सफ़ेद, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो जानती हूँ बचपन में से मुझे सफाई पसंद है। मामा जी, बसंत, तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ी। माना कि वे विलायत से आए हैं, किंतु इसका यह मतलब तो नहीं कि जो वे कहते हैं वह वेद वाक्य है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। उन्होंने दांत निचोड़ दिए। मैं किसी दूसरे के तौले का हाथ नहीं पोंछता, और वे अपने रुमाल से हाथ पोंछने लगे। मैं पूछता हूँ, अगर वे इस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिपट जाती? अब यह तो, और तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे जाने के बाद एक दिन मैं उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था। कहने लगे हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा, बना लेता हूँ। तब एक निकृष्ट रेजर ले आया और कहने लगे मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खौल रहा, लेकिन अपने आप को रोक कर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर शेव कर लूँगा। मामा जी, बसंत अपनी बात जारी रखते हुए, इस बात पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी, और उन्होंने मुझे रेजर से हजामत बनाने का विवश किया। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया, और नौकर से कहा कि रेजर को क्या कहते हैं, ठीक कर लो। नकल उतारते हैं मामा जी स्टेरलाइट करने के लिए। कहने लगे मधु, मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं। आपको बुरा लगा। स्वच्छता, सुरुचि की भावना की, काव्य और कला की भांति। बसंत, क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा से घसीटते हो? तुम्हारे ऐसे वातावरण में पड़े सब लोग की सुरुचि से मैं घृणा की भावना करता हूँ। शरीर से गंदगी से, जीवन से घृणा है। मधु चुप रहती है। बसंत, और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं, और मैं सच कहता हूँ मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं। मधु, तो फिर कूड़े के ढेरों पर बैठिए। बसंत फिर कुर्सी पर जा बैठता है, कुर्सी को अपने समीप ले आता है। बेटा, यहाँ पर पति पत्नी के बीच में, बसंत और मधु के बीच में स्वच्छता को लेकर के एक विमर्श चल रहा है। और देखिए, इसी विमर्श में एक दूसरे की बात को कह के
आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बसंत कहता है मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा सूक्ष्म सा अंतर है। यदि हम जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी से दो चार होना पड़ेगा। इसमें घृणा जैसी, जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे में फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए जहाँ से तुम्हारी सुरुचि की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे सके। मधु, पर अब तो आप गरीब नहीं, अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। गरीबी की व्यवस्था को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की चीज़ है। तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूँ? मधु हंसती है। ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश न मिलता था, और मैं दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूँ, यदि वह गंदेपन की आदत है तो। मधु, मैं कब कहती हूँ बसंत, स्वच्छता बुरी नहीं, सुरुचि बुरी है। पर तुम तो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुँचा देती हो, और सनक से मुझे चिढ़ है। बनियानों और तौलियों की कैद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान ना बदल पाऊँ या गलत तौलिए ले लूँ तो तुम उसका यह मतलब तो नहीं कि स्वभाव से गंदा हूँ। मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुँह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विशाली हंसेरी बिखेना। मधु चुप रहती है। बसंत बहुत सहजता से अपने जीवन के छिपे हुए रहस्यों को मधु के सामने खोलता है और अपने हिसाब से अपने जीवन की हकीकत को भी बयां करता है। मधु के इस प्रकार से कृत्रिमता रूप धारण करने पर बसंत को बहुत अधिक ऐतराज है। इसीलिए वो पग पग पर मधु की बातों का विरोध भी करता है। बसंत का मानना है कि गंदगी को मन से दूर करो। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों का ही वार्तालाप जो है